नमस्कार, मैं हुमा राठौर और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम एकेडेम। 28 फरवरी 1928 भारत के वैज्ञानिक ने दुनिया को उस वक्त अपनी खोज से हैरान कर दिया जब उसने दुनिया को बताया कि समुद्र के पानी का रंग आखिर नीला क्यों है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मशहूर वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकट रमन की। सीवी रमन की महत्वपूर्ण खोज रमन इफेक्ट के नाम से जानी गई और इस एक प्रयोग ने भारतीय वैज्ञानिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संभावनाओं के द्वार खोल दिए। ये प्रयोग कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि मिशन चंद्रयान के दौरान चांद पर पानी का पता लगाने में रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का उपयोग किया गया था। यानी रमन जी की खोज की प्रासंगिकता आज भी कायम है और इसी प्रासंगिकता का परिणाम था कि भारत सरकार ने 1986 में तय किया कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाए, ताकि वैज्ञानिक सोच के साथ लोगों में वैज्ञानिक चेतना को बढ़ावा देकर एक श्रेष्ठ अनुसंधान संस्कृति का निर्माण किया जा सके। इस बार विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक को विज्ञान दिवस की थीम चुना गया है और इस विषय पर बातचीत करने के लिए, ज्यादा चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर निमिष कपूर जी, जो एक वैज्ञानिक हैं, विज्ञान संचार विशेषज्ञ हैं, बीते 20 वर्षों से विज्ञान प्रसार के साथ जुड़े हैं, साथ ही साथ एक सर्टिफाइड फैक्ट चेकर भी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, धन्यवाद आपको और सभी को तो सर, नमस्कार। जैसा कि इस बार भारत सरकार की तरफ से जो थीम डिसाइड की गई है वो है विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक की। हम एक सॉफ्ट पावर देश हैं और दुनिया हमारी जो तकनीक है उसका लोहा मान रही है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बतौर वैज्ञानिक आप कैसे देखते हैं स्वदेशी तकनीक को और इनकी अहमियत को? देखिए, जो देश की समस्याएँ हैं, जो हमारे ग्रामीण इलाकों में, हमारे शहरी क्षेत्रों में, उनके समाधान के विकास के लिए जब हमारे वैज्ञानिक काम करते हैं और वो ऐसे इनोवेशन करते हैं, ऐसे इन्वेंशन या डिस्कवरी करते हैं कि वो सीधे हमारी समस्याओं से मुखातिब हों और देश में वो ज़ीरो से स्टार्ट हो, हमारा जो डेवलपमेंट है, विज्ञान के जो शोध हैं, अनुसंधान हैं और उसमें देश में जो संसाधन हैं, जो यहाँ जो टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, उसके आधार पर जो समस्याओं का समाधान हो, वो तकनीकी विकास, जिसको हम स्वदेशी तकनीकी विकास कहते हैं और यही स्वदेशी तकनीकी विकास देश के विकास का पूरक है, देश के विकास का पर्याय है और उसी पर आधारित हमारा जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2024 मनाया जा रहा है, वो स्वदेशी तकनीक, विकसित भारत के लिए स्वदेशी तकनीक, ये उसका एक स्लोगन है या विषय है, पर आज देश के वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं और अभी आपने देखा होगा जो हाल ही में हमारे अंतरिक्ष के मिशन गए हैं, उसमें जो आदित्य L1 मिशन है, जो सूरज का अध्ययन करेगा, उसमें जो भी पेलोड्स लगाए गए हैं, जो 7 बहुत बड़े पेलोड्स हैं, जटिल पेलोड हैं, जो सूरज की अध्ययन करेंगे, वो सब भारत में बनाए गए हैं। स्वदेशी तकनीक का विकास वहाँ पर दिखाई दे रहा है। जी, सर, मैं बहुत आसान भाषा में आपसे समझना चाहूँगी क्योंकि आम आदमी की थोड़ी-सी परेशानी होती है कि जब वो स्वदेशी शब्द सुनते हैं, तो उन्हें लगता है कि ये जो नई तकनीक है, ये जो नया वस्तु है या नया प्रोडक्ट है, ये बनाया जाएगा स्वदेशी तकनीक के तहत, तो पूरी तरह से भारत भूमि पर ही बनेगा। हम जब एक विकासशील राष्ट्र की श्रेणी में हैं, हमारे पास तकनीक की कुछ हद तक कमी है, कुछ हद तक संसाधनों की भी कमी है, तो मैं ये समझना चाहूँगी कि ये स्वदेशी तकनीक काम कैसे करेगी? ये आप कुछ पहले की बात कर रही हैं, आज हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं और उस उन संसाधनों पर लगातार उसके विकास के लिए काम भी किया जा रहा है। विकासशील देश हम अवश्य हैं, हमारी इकोनॉमी लगातार दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। हमारे जो विज्ञान के जो विकास के यानी देश के विकास के जो इंडिकेटर्स हैं, वो मैं आपको अगर बता दूँ, तो आप ये क्लियर हो जाएगा कि अब जो है हमारे देश का जो विज्ञान टेक्नोलॉजी है, वो कितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है। आपको जानकर अच्छा लगेगा कि आज वैश्विक विज्ञान और टेक्नोलॉजी सूचकांक में भारत की रैंकिंग लगातार बढ़ती जा रही है
और भारत वैज्ञानिक अनुसंधान की जो पब्लिकेशंस हैं, जो प्रकाशन हैं, उनके शीर्ष 5 देशों में से एक है। और भारत ने वैश्विक स्तर जो हमारे अर्थव्यवस्थाओं का जो वैश्विक नवप्रवर्तन सूचकांक है, जो कहलाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, उसके आधार पर हम 40वें स्थान पर मेंटेन हैं दुनिया में। ये बहुत लंबे समय से बहुत बड़ी बात है। और डब्ल्यूआईपीओ 2022 की रिपोर्ट के अनुसार भारत दुनिया के रेजिडेंट पेटेंट दाखिल करने के मामले में 7वें स्थान पर है और 90,000 के पार कर चुका है देश की पेटेंट फाइलिंग, जो एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। उसके अलावा जो हमारा नेटवर्क रेडीनेस 2023 रिपोर्ट है, उसके अनुसार भारत 17th नंबर पर था 2019 में, और अब सुधर कर 2023 में जो है वो करीब 60वें स्थान पर पहुंच गया है। और हमारे इसी तरह से जो डीपीआईआईटी एक स्टार्टअप पोर्टल की वेबसाइट है, पर आप जाएंगे तो आपको हजारों स्टार्टअप्स दिखाई देंगे जो विज्ञान, टेक्नोलॉजी और स्पेस के क्षेत्र में स्टार्टअप लगातार बढ़ रहे हैं। और ऐसा इसलिए हो पा रहा है कि देश आज जो सौर ऊर्जा है, हमारा एस्ट्रोनॉमी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, सेमीकंडक्टर्स हैं, क्लाइमेट चेंज है, हमारा स्पेस, बायोटेक्नोलॉजी, नैनो टेक्नोलॉजी है, हमारे साइंस टेक्नोलॉजी के तमाम जो उपक्रम हैं, क्वांटम फिजिक्स पे हम, क्वांटम कंप्यूटिंग पे हम काम कर रहे हैं। उन सब की बदौलत आज देश बहुत रफ्तार से हमारे जो स्वदेशी तकनीकी है उसमें विकसित अपने आप को कर रहा है। जी सर, जैसे आपने पेटेंट की बात की, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप विज्ञान को बहुत करीब से देखते हैं। तो आगे आने वाले भविष्य में भारत किस तरह की वैज्ञानिक प्रगति करने वाला है और कौन-कौन से शोध हैं, जो आगे आने वाले भविष्य में हम देश और दुनिया को देने वाले हैं? देखिए, बहुत बड़ा मैं कहूँगा कि ये कंट्रीब्यूशन हमारे विज्ञान के क्षेत्र में हुआ है, जो अभी हम फरवरी के पहले हफ्ते में ही हमारे पार्लियामेंट में ये अधिनियम पारित किया गया। और अधिनियम एक संस्था से संबंधित है और उस संस्था का नाम है एएनएफ, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। एएनआरएफ के लिए 5 वर्षों के लिए 2023 से 2028 तक 50,000 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया, जिसमें से करीब 70% है वो प्राइवेट पार्टी के आधार पे इसमें शामिल किया जाएगा। तो एक बहुत बड़ा बजट है। और इस एएनआरएफ, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का मकसद ही है कि हम स्वदेशी अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहन दें। उसमें दुनिया भर के जो देश, हमारे बहुत सारे वैश्विक प्रयोगशालाएं हैं, उनकी पार्टनरशिप हो, और हमारे देश में जो वैज्ञानिक अपने प्रयोगशाला में अनुसंधान रहा है, उसको वो पार्टनरशिप और वो सपोर्ट मुहैया कराई जाए, और एक इंडिजिनस टेक्नोलॉजी के साथ हम देश के उस तकनीकी विकास को दुनिया तक पहुंचा पाएं। वैश्विक गुरु बनने की जो परिकल्पना है, और आने 25 वर्षों में जो ये अमृत का समय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आने वाले 25 वर्ष में हमको देश को एक विकसित राष्ट्र के रूप में खड़ा करना है, जिसमें इस एएनआरएफ, अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बहुत बड़ी भूमिका दिखाई दे रही है। बिल्कुल सर, भूमिका तो बहुत बड़ी है और जैसा आपने वैश्विक मुद्दों की बात की, विश्व गुरु बनने की बात की, तो हम अक्सर देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी वैश्विक पटल पे बात कर रहे होते हैं, तो उनका एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है पर्यावरण का, जलवायु परिवर्तन का। हम 2047 में एक विकसित राष्ट्र बनने की कगार पर हैं और तैयारियां हमारी बहुत ज़ोर-शोर से हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा मुद्दा है जो जलवायु परिवर्तन है। उसपे विज्ञान किस तरीके का नवाचार कर रहा है, किस तरीके के परिवर्तन आगे आने वाले दौर में हम देखने वाले हैं कि सतत विकास को हम बढ़ावा दे सकें। हम आज जिन चीज़ों का उपयोग कर रहे हैं, वो आगे आने वाली पीढ़ियाँ भी उसी तरीके से कर सकें, जो आज हम कर पा रहे हैं। ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने, और इसके लिए आपने अभी सुना होगा, हाल ही में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है कि वो अब सोलर पर बहुत बड़ा काम करने जा रहे हैं। उन्होंने ये कुछ करोड़ों घरों में ये घोषणा की है कि इतना घरों में जो है वो सोलर प्लेट्स, सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जहां पर
जो विद्युत उत्पादन में मदद होगी और सोलर अप्लायंसेस घरों में आने से बहुत सारे फ़ायदे उन घरों को मिलेंगे, बिजली मिलेगी, गर्म पानी मिलेगा। तो वो अब ये नेक्स्ट मिशन है और सरकार बहुत तेज़ी से काम कर रही है हमारे सौर ऊर्जा में, पवन ऊर्जा में। हम ऊर्जा एनर्जी मिक्स पर काम कर रहे हैं, क्योंकि ये सबको पता है कि कोयले से जो बिजली हम बना रहे हैं, वो एक बहुत बड़ा सोर्स है कार्बन एमिशन का और देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में ये बहुत बड़ी संकट है और बहुत बड़ा इस पर बहस हो रही है कि कैसे कार्बन एमिशन को कम किया जाए। तो और कोयले के भंडार भी आने वाले कुछ दशकों में खत्म होने हैं। तो अब हमारे पास जो ऊर्जा जो स्रोत है, जो साधन है, वो सौर ऊर्जा है और उसको पूरी तरीके से देश में अब आप देखेंगे आने वाले दशकों में आपको पूरा बदलाव नज़र आएगा। हर घर सोलर पैनल और हर रास्ते पे आपको वो सोलर और आज की तारीख में भी आप देखें हमारी स्ट्रीट्स, हमारे बहुत सारे कार्यालयों में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में वो सोलर पैनल लगाए गए हैं और उससे बहुत सारे वहाँ ऊर्जा की ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। किसान अपने खेतों में सोलर बिजली बना रहे हैं और उनसे उनको अपने खेती में वो बिजली की आपूर्ति हो रही है, उनको खर्चा नहीं करना पड़ रहा है और वो बिजली जो है वो ग्रिड में जाती है जिसका उनको पैसा भी मिलता है, उनकी आय भी हो रही है। तो अब ये सोलर पे बहुत बड़े काम होने जा रहे हैं और बहुत बड़ा लक्ष्य निर्धारित आने वाले दशक के लिए और ये इसीलिए है कि हम देश को कण मुक्त बनाएँ और हम ग्रीन एनर्जी की बात कर रहे हैं, हम हाइड्रोजन फ्यूल की बात कर रहे हैं। हम हमारे वाहनों में भी आप देखेंगे जो डीज़ल और पेट्रोल से निकलने वाला जो धुआँ है, जो प्रदूषण है, वो भी अब खत्म हो जाएगा 2-4 साल में और हमारे जो हाइड्रोजन फ्यूल है, उस पर हम अब काम शुरू कर रहे हैं। बिल्कुल सर, और उम्मीद बहुत है ग्रीन हाइड्रोजन से देश को कि हम एक मिश्रित ऊर्जा की ओर रुख करें। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि आप बतौर विज्ञान संचार विशेषज्ञ अपनी सेवाएँ दे रहे हैं और कम्युनिकेशन इन्फॉर्मेशन आज के समय की ज़रूरत है। विज्ञान के क्षेत्र में भी हम कई बार गाहे-बगाहे मिस इन्फॉर्मेशन का, मिसकम्युनिकेशन का शिकार हो जाते हैं। फिर चाहे वो बात 2007 की हो, जब अचानक से एक अफ़वाह आती है कि दुनिया खत्म हो जाएगी, या फिर कोविड का दौर हो, जब हम हर रोज़ एक नए तरह की खबर देख रहे थे, हर रोज़ एक खबर हमें मिसलीड कर रही थी। यहाँ पर किस तरह का काम किए जाने की ज़रूरत है? विज्ञान बहुत कुछ कर सकता है, तो क्या ऐसी टेक्नोलॉजी विकसित की गई है या विकसित की जा रही है कि जो फेक न्यूज़ है, मिसइन्फॉर्मेशन है, उसको कम और खत्म किया जा सके? ये भी बहुत अच्छा सवाल किया आपने और मुझे लगता है कि जो फेक न्यूज़ का मामला है, जो अफ़वाहें हैं, वो हमेशा से रही हैं और हमेशा रहेंगी। जब तक मानव सभ्यता इस धरती पर रहेगी, तब तक वो अफ़वाहों का दौर भी रहेगा। लखनऊ के चिड़ियाघर में जब आप प्रवेश करते हैं, तो एक आईना लगा हुआ है, एक शीशा लगा हुआ है और उसके ऊपर लिखा हुआ है, दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी, जिसमें जी। आप अपना चेहरा देखते हैं। तो जब तक ये दुनिया का सबसे खतरनाक प्राणी इस पृथ्वी पर रहेगा, अफ़वाहें, मिस इन्फॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें होती रहेंगी। तो उसके लिए बहुत सारे हमारी टेक्नोलॉजी, बहुत सारे ऐप्स, बहुत सारे टूल्स बनाए गए हैं, जो पूरे देश में और पूरी दुनिया में जिन पर काम किया जा रहा है। अब ऐसी अफ़वाहें होती हैं जो कोई टूल नहीं पकड़ पाते। जैसे आपने बताया 2007-8 में एक अफ़वाह फैला दी गई थी कि जेनेवा के पास एक प्रयोगशाला है जो दुनिया की सबसे महँगी और सबसे बड़ी प्रयोगशाला है अभी तक के हमारे मानवता के इतिहास की, हमारे इस इंसानी सभ्यता के इतिहास की और वो प्रयोगशाला का नाम है सर्न, CERN सर्न के नाम से, जो जिनेवा के पास है और एक अंडरग्राउंड बहुत बड़ी वो प्रयोगशाला है, जिसमें 300-500 के लगभग भारतीय वैज्ञानिक काम करते हैं। देश की दर्जनों विज्ञान प्रयोगशालाओं का कंट्रीब्यूशन सर्न में दिया गया है। देश से बड़े-बड़े मैग्नेट 8-8 मंजिला मैग्नेट वहाँ पर जाते हैं और बहुत सारा काम देश की प्रयोगशालाएँ उस एक्सपेरिमेंट में कर रही हैं। और वहाँ पर बड़ी रोचक बात ये है कि एक ऐसे कण की खोज कर ली गई है और की जा रही है, जो जब ये ब्रह्मांड बना होगा, जब ये पृथ्वी, ये धरती बनी होगी, जब ये आकाश बना होगा, उस समय वो सबसे पहला कण कौन-सा था?
उस कण को नाम दिया गया है हिग्स बोसॉन, जो पीटर हिग्स और सत्येंद्र नाथ बोस थे। हमारे महान वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस और एक पीटर हिग्स जो वैज्ञानिक हैं, उनके नाम पे नाम दिया गया हिग्स बोसॉन। लेकिन लोगों ने उसको कह दिया ईश्वरीय कण, गॉड पार्टिकल, जो सही नहीं है। उसके बाद कण जो है, आप समझे, हम जो बात करते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की, आप जो अंग्रेजी का आई लिखते हैं या फुल स्टॉप लगाते हैं और आई के ऊपर जो बिंदी लगाते हैं, उसमें करीब 5 खरब प्रोटॉन समा सकते हैं। 5 खरब, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब। 5 के आगे 12 जीरो लगा दीजिए। उतने प्रोटॉन एक आई की बिंदी या एक फुल स्टॉप में समा सकते हैं। और ये प्रोटॉन से भी पीछे की बात है। प्रोटॉन से भी छोटा कण हिग्स बोसॉन। इतना महत्वपूर्ण प्रयोग है जो मानवता की भलाई के लिए प्रयोग हो रहा है। ये दुनिया, ये धरती कैसे बनी, ये जानने के लिए प्रयोग हो रहा है। कि अफवाह क्या उड़ा दी गई कि इसमें ब्लैक होल होगा और ये पृथ्वी खत्म हो जाएगी। अब उस एक्सपेरिमेंट में होल तो बने, लेकिन वो बनेगा एक्सपेरिमेंट लेवल पे, प्रायोगिक लेवल पे, ना दुनिया को खत्म करने के लिए। अब इस अफवाह का गलत सूचना, कोई जादू की छड़ी नहीं है, कोई टूल नहीं है जो इसको दे। अब इसके लिए वेबसाइट में जाना पड़ेगा, CERN के पीआरओ को ईमेल करना पड़ेगा, उनको फोन करना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, तब आपको सच्चाई का पता चलेगा। आप पढ़े, वहां कंटेंट हमारे इंटरनेट पर पड़ा हुआ है। लेकिन अफवाह आई गई और बहुत सारे हमारे क्षेत्रीय मीडिया ने, हो सकता है कि अंग्रेजी की भाषाओं में भी, इसको प्रकाशित किया गया कि दुनिया खत्म होने की संभावना है या दुनिया खत्म हो जाएगी, ब्लैक होल बनेगा और ये बड़ा ही खतरनाक प्रयोग प्रयोग चल रहा है। उस खबर को पढ़ के भोपाल के किसी गांव के एक बच्चे ने अपना जीवन समाप्त कर लिया। तो ये भयाक्रांत हो गई, भयभीत हो गई। तो ये बहुत बड़ी घटना थी कि किसी को भी ये अधिकार नहीं है कि वो गलत पत्रकारिता या गलत लेखरीय किसी की जिंदगी से खिलवाड़ करे। और ये एक्सपेरिमेंट जब साल पहले हुआ था, ये इतना इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट है। ये माफ कीजिएगा, जब ये 50-60 साल पहले हुआ था, तो इसमें से इतना आंकड़ा निकले, इतने डेटा निकला कि उनको रखना मुश्किल हो गया, अलमारियां भर गई, उस समय के कंप्यूटर भी भर गए। तब एक शख्स हुए, उनका नाम था टिम बर्नर्स ली, जो कंप्यूटर थे और इंफॉर्मेशन टेक्नीशियन कुछ काम करते रहते थे, मनोवैज्ञानिक भी थे। बर्नर्स ली ने एक डब्ल्यू का निर्माण किया, वर्ल्ड वाइड वेब, जिस पर हम आप सभी आज काम करते हैं। और अभी कहा जा रहा है कि सेकंड से इतना डेटा निकलेगा, इतनी सूचना निकलेगी, हो सकता है आने वाले समय में डब्ल्यू का ये वर्तमान स्वरूप भी चेंज हो जाए, बदल जाए। तो अब जो अफवाहों का दौर है वो, आपने जो कोविड की बात करी, कोविड में बहुत सारे अफवाहें फैलाई गई कि एक पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी का शोध छात्र है, उसने एक काढ़ा बना लिया है और आयुष मंत्रालय, डब्ल्यूएचओ ने उसको मान्यता दे दी है। कोविड का मरीज उस काढ़े को पी के सही हो रहे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। अब इसमें भी आपको पौंडीचेरी की वेबसाइट देखनी है, वहां फोन करना है, पता करना है, तो आपको पता चलेगा कि ये सारी खबरें बेबुनियाद हैं और ये खबर नहीं है, ये समाचार नहीं है, ये फेक है, ये गलत संदेश है। इसके लिए बहुत सारे टूल हैं, गूगल लेंस है, इनविड रिवर्स इमेज सर्च है, इनविड का बहुत सारे टूल हैं। ऐसे बहुत सारे तमाम आपको टूल मिलेंगे इंटरनेट पर, जो हम अपनी जागरूकता से, अपने विवेक से, अपनी बुद्धिमत्ता से और अपने प्रयासों से और इन टूल को करने से आप जो है इन समस्याओं को खत्म कर सकते हैं, फेक न्यूज़ को खत्म कर सकते हैं। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि कई बार हमें बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ती है कि ये खबर सही है या नहीं, और मुझे लगता है कि कई बार मानवीय समझ के ज़रिए भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये खबर सही है या ये खबर गलत हो सकती है। बहरहाल मैं अपनी चर्चा को थोड़ा-सा और डाइवर्स करना चाहूँगी। सर, अक्सर हमने देखा है, अगर आप साइंस स्टूडेंट से भी बात करते हैं, तो उनको लगता है कि देश में गिनी-चुनी 2-4 संस्थाएँ हैं, चाहे वो इसरो है या डीआरडीओ है, यही विज्ञान के विषय में काम कर रही है। लेकिन हम देखते हैं कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत सारे प्राइवेट संस्थान भी हैं जो बहुत सी वैज्ञानिक नवाचारों पे काम कर रही है, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स हो, चाहे वो एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे वो बायोटेक्नोलॉजी हो, चाहे वो बायोडाइवर्सिटी और टेक्नोलॉजी हो।
तो ये बहुत डाइवर्स फील्ड है। मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा आसान शब्दों में ये बताएँ कि कौन-कौन सी संस्थाएँ हैं जो फिलहाल भारत में विज्ञान तकनीक पर काम कर रही हैं? देखिए, आपने ये भी अच्छा सवाल किया कि जैसे इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का सैटेलाइट और रॉकेट हमें दिखते हैं टीवी के पर्दे पर, लेकिन ऐसे बहुत सारी प्रयोगशालाएँ हैं जो टीवी तक या अखबारों तक नहीं पहुँच पाती। उसमें हज़ारों प्रयोगशालाएँ हैं, जो देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित हैं। मिनिस्ट्री ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी में डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, उसके अलावा हमारा सीएसआईआर की प्रयोगशालाएँ और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, उसके अलावा हमारे जो डिपार्टमेंट हैं जो किसी मंत्रालय में नहीं आते, जो सीधे जिनको पीएमओ गवर्न करता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस जिसमें इसरो आता है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी जिसमें नाभिकीय संयंत्र हमारे जो नाभिकीय ऊर्जा का क्षेत्र है वो आता है। उसी तरह से मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, आयुष मंत्रालय, डीआरडीओ, हमारा रेल मंत्रालय, तमाम सारे मंत्रालय हैं जो कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में विज्ञान और तकनीक से जुड़े हुए हैं। ऐसी तमाम हज़ारों प्रयोगशालाएँ हैं, वो बहुत दुर्लभ और बहुत अच्छे काम कर रही हैं। अगर आपका क्षेत्र अगर यहाँ पे नहीं आपको देखेगी प्रोग्राम, लेकिन हम ये प्रसारण लखनऊ से कर रहे हैं। अगर हम लखनऊ की बात करें, तो लखनऊ में विज्ञान प्रयोगशालाओं का बहुत लंबा इतिहास है। 1976 में 96 हमारे और आपके पैदा होने से पहले भी एक प्रयोग हुआ एनबीआरआई लखनऊ में, जब इंदिरा गांधी और रीगन के बीच ये समझौता हुआ था और 2 देशों के बीच में एक ब्लू फाइल एग्रीमेंट हुआ था पॉपुलस के टिश्यू कल्चर के लिए। पॉपुलस का एक पौधा होता है जिसमें टिश्यू कल्चर नहीं हो पा रहा था। तो उसमें भारत ने बढ़त लेते हुए वो एनबीआरआई ने टिश्यू कल्चर करके दिखा दिया था दुनिया में पहली बार। तो ये तो एक छोटा-सा उदाहरण था, ऐसे तमाम उदाहरण भरे हुए हैं। अगर आप लखनऊ की प्रयोगशालाओं की बात करें, तो आईआईटीआर, इंडस्ट्रियल टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो उन्होंने एक कीमत जो है वो 3-4 हज़ार रुपए के अंदर है। बाज़ार में मिलने वाले आरओ जो हैं वो 30-40 हज़ार में होते हैं। जो लखनऊ की एक और प्रयोगशाला है सीमैप, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरोमेटिक एंड मेडिसिनल प्लांट रिसर्च, जिसमें मच्छर भगाने के लिए बहुत सारे उपाय, बहुत सारे स्प्रे बनाए गए हैं। एनबीआरआई ने सीमैप ने हर्बल लिपस्टिक, हर्बल गुलाल, फूलों, पत्तियों से सारी चीज़ें बनाई हैं, च्यवनप्राश बनाए हैं, जिसकी खपत, जिसकी मार्केटिंग, जिसके बारे में जागरूकता पूरे देश में आवश्यक है। तो ऐसे तमाम सारी चीज़ें, अगर हम और कलाओं की बात करें तो वर्धा एक प्रयोगशाला है, वर्धा क्षेत्र में सीएसआईआर की प्रयोगशाला है, जिन्होंने वर्धा टाइल्स बनाए हैं। ऐसे ईंटें हैं मिट्टी से बने हुए, जिनको वर्धा टाइल्स कहते हैं, जिससे बनने वाले मकान में छत इतनी मजबूत होती है, वो गाँव का आदमी वर्धा टाइल खुद बना सकता है और उससे खुद अपना मकान बना सकता है, जिसकी छत पर आप 10 हाथी खड़े कर दें, तब भी वो छत टूटेगी नहीं। सीएलआरआई, सेंट्रल लेदर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो चेन्नई में है, चमड़ा उद्योग पे वो काम करते हैं। उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई है कि आपका कोई भी चमड़ा उद्योग की गंदगी, वहाँ का प्रदूषण आपकी नदियों में नहीं जाएगा। जो कानपुर से हम परेशान थे वहाँ के लेदर उद्योग से, कि जो सारा नदियों में, गंगा, यमुना में वो प्रदूषण जाता था। तो अब बहुत सारे काम हो रहे हैं जिन पर आज जागरूकता की और जिसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। जी सर, बहुत बढ़िया जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी। सर कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो देश का भविष्य होते हैं, उन्हें जिस तरीके से ढाला जाए वो उस तरीके से ढल जाएँगे। अगर हम बात साइंस स्ट्रीम की करें तो शायद आप भी इस बात से इत्तेफ़ाक रखते हैं कि हमारे देश में एक बेहतर लैब की, प्रयोगशालाओं की बहुत कमी है। अच्छी लैब्स देश के शहरों के चुनिंदा स्कूलों में हैं और एक अच्छी लैब हमारे देश को बहुत ही शानदार वैज्ञानिक दे सकती है। तो इन लैब को लेकर किस तरीके का काम किए जाने की ज़रूरत है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से किस तरीके के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं? जैसे कि हम अटल टिंकरिंग लैब की बात करते हैं या और भी बहुत सारे लैब्स हैं, तो उस पे मैं आपसे थोड़ा विस्तार से जानना चाहूँगी। देखिए, अटल टिंकरिंग लैब एक मानक है, एक नीति आयोग से वो सीधे संचालित होती है और सारे कुछ विज्ञान
उन्नत प्रयोग वहाँ पर दिए जाते हैं। जो जहाँ अटल टिंकरिंग लैब नहीं पहुँच पाई है, जो हमारे छोटे डिस्ट्रिक्ट गाँव हैं, कस्बों के स्कूल हैं जो आपने बताया, वहाँ की प्रयोगशालाएँ खाली पड़ी रहती हैं। प्रयोगशालाओं के नाम पे केवल एक कमरे में बोर्ड लगा रहता है। वहाँ ना केमिकल होते हैं, ना टेस्ट ट्यूब है। बच्चे आखिर करें तो क्या करें? उसके लिए हमारे राज्य सरकारों को, हमारे जिला प्रशासन को एक्टिव होने की ज़रूरत है कि आखिर उस स्कूल की लैब क्यों नहीं चल पा रही है? उस कॉलेज की लैब में आखिर केमिकल या इंस्ट्रूमेंट क्यों नहीं वहाँ उपलब्ध हो पा रहे हैं? कि वहाँ उपलब्ध होने के बाद भी वो ताले में बंद है। उसके लिए स्कूल को, स्कूल के प्रिंसिपल को और टीचर्स को चौकन्ना होने की ज़रूरत है कि मास्टर साहब जो हैं वो एक्सपेरिमेंट स्कूल में क्यों नहीं करा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आवश्यक हैं, बच्चों को बहुत आसान शब्दों में वो चीज़ें समझाई जाएँ, बताई जाएँ, ताकि विज्ञान का रिसाव हो। जो आपने सही कहा, वो हमारे गाँव में कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, उसको बहुत आगे और अच्छी होने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी हमारे केंद्रीय विद्यालय, हमारे नवोदय विद्यालय, बहुत सारे हमारी सरकारी पाठशालाएँ, हमारे सरकारी माध्यमिक स्कूल बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, उनसे सबक लेने की ज़रूरत है। और हर जगह कुछ न कुछ, हर जगह कमी होती है, उस कमी को भी पूरा करने की आवश्यकता है। लेकिन भारत सरकार ने बच्चों को अडल्ट टिंकरिंग लैब के अलावा बहुत सारे कार्यक्रम चलाए हैं, जैसे नेशनल चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस, राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। उसी तरह से एक स्कीम है इंस्पायर, INSPIRE, इंस्पायर स्कीम, आपको इंटरनेट पर इसका सारा ब्यौरा मिलेगा। बच्चियों को आगे लाने के लिए विज्ञान ज्योति स्कीम है जो छात्राओं के लिए काम करती है। करीब 50,000 छात्राओं को पिछले वर्षों में इसमें लाभ मिला। उसी तरह से महिलाओं के लिए स्कीम है किरण के नाम से, जो महिला वैज्ञानिकों को प्रेरित करती है, महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ाती है। ऐसे तमाम सारी स्कीम्स हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और CSIR, आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और CSIR, तो आपको तमाम सारी स्कीम्स मिलेंगी हमारे युवाओं के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, जो भी काम हो रहे हैं वैज्ञानिकों के लिए। अगर आप एक वैज्ञानिक नहीं हैं और विज्ञान पढ़े लिखे नहीं हैं, कम पढ़े लिखे हैं, आपकी एजुकेशन बहुत नहीं हो पाई, अगर आप एक ऑटो ड्राइवर हैं, किसान हैं, रिक्शा चलाते हैं, अगर आप कुछ जुगाड़ कर रहे हैं, कुछ इनोवेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी एक संस्थान बनाया गया है, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन अहमदाबाद, जो ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करता है जिन्होंने कुछ इनोवेशन किया है, नवाचार या नवसृजन किया है। ऐसी कोई मशीन बना दी है कि जो नारियल का पेड़ पे आपको चढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप नारियल के फल ज़मीन पे खड़े होके तोड़ सकते हैं। पानी में तैरने वाला रिक्शा बना दिया गया है। ऐसे बहुत सारे काम हो रहे हैं। मिट्टी कूल नाम से फ्रिज बना दिया गया है, जो मिट्टी से बना है और आपके खाने को खराब होने से बचाता है। तो बहुत सारे नायाब एक्सपेरिमेंट्स, नायाब इनोवेशन देश में हो रहे हैं, जिनको आपको समझना है और आगे बढ़ाना है और उससे जुड़ने का प्रयास करना है। अपने बच्चों को, अपनी सोसाइटी को, अपने जी सर, जैसे आपने अभी महिलाओं के बारे में बातचीत की, बहुत सारी योजनाओं के बारे में बात की। अगला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, वो थोड़ा-सा छोटे बच्चों से रिलेटेड है क्योंकि आजकल हम एक डिजिटल एरा में रह रहे हैं, ऑडियो विजुअल एरा में रह रहे हैं और हमने जब अपने बचपन में महसूस किया था कि जब दूरदर्शन पे बहुत सारे प्रोग्राम आते थे, जैसे भूमि है, ऐसा भी होता है। इसमें विज्ञान के जो तमाम प्रयोग थे बहुत ही सरल तरीके से समझाए जाते थे, इतने रोचक तरीके से समझाए जाते थे कि एक छोटा बच्चा है उसके मन में विज्ञान के प्रति रुचि जो है डेवलप होने लगती थी। तो आज के टाइम पे जब हमारे पास एक बहुत क्रांतिकारी हथियार मोबाइल फ़ोन हमारे हाथों में मौजूद है, तो इस तरीके के कार्यक्रम क्या नहीं बनाए जाने चाहिए जो छोटे बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न कर सकें? देखिए, अब उन कार्यक्रमों की जगह ले ली है यूट्यूब ने। क्लास क्लास पहली का बच्चा, दूसरी का बच्चा जो यूट्यूब देखना जानता है या चाहता है, और उसके अलावा क्लास 8वाँ, 9वाँ, छठा, 5वाँ, 12वाँ और ग्रेजुएशन और PG स्तर पर भी जो बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं, वो बहुत बड़ा परसेंटेज है, या हम कहेंगे वो 100% पढ़ाई करने वाले बच्चे, जिनके पास, जिनके घरों में इंटरनेट है और मोबाइल है या लैपटॉप है, वो यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे हैं। ये कटु सत्य है और ये बहुत बड़ा चुनौती है हमारे एजुकेशन सिस्टम के सामने, हमारे टीचर्स के सामने, हमारे एजुकेशन बोर्ड्स के सामने
और हमारे शिक्षा प्रणाली के सामने। क्योंकि यहाँ पर मैं व्यक्तिगत तो नहीं होना चाहूँगा, लेकिन मैं अपने परिवार में अपने बच्चों को देखता हूँ, जो स्कूल से ज़्यादा यूट्यूब पर भरोसा करते हैं। मैं बहुत अधिक नहीं कहूँगा इसमें, लेकिन अब हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारे मीडिया को, हमारे दूरदर्शन और आकाशवाणी को इस तरह के कार्यक्रम बनाए जाएँ, बिल्कुल बनाएँ, उसकी आवश्यकता है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा काम किया है, जिसको मैं अवश्य यहाँ पर साझा करना चाहूँगा, और वो काम किया है हमारे एनसीईआरटी ने। जो एनसीईआरटी है, आप उसको सर्च करेंगे इंटरनेट पर, तो एनसीईआरटी ने तमाम सारे चैनल्स बनाए हैं। कुछ 100 चैनल हैं, मुझे एग्ज़ैक्ट नंबर नहीं याद है, लेकिन काफ़ी सारे चैनल बनाए गए हैं, बनाए जा रहे हैं और बनाए जाने हैं। एक दीक्षा कार्यक्रम है, दीक्षा वेबसाइट है। ऐसे बहुत सारी और वेबसाइट्स हैं, जो एजुकेशन सिस्टम को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में प्रमोट कर रहे हैं, और बहुत सारे कार्यक्रम बनाए जा रहे हैं। बच्चों को एजुकेशनल कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है, और अब ये मकसद है कि हर क्लास के हर विषय के लिए एक चैनल उपलब्ध हो। अगर आप कक्षा 6 में पढ़ते हैं, तो आपका एक चैनल हो कक्षा 6 का गणित का। अगर आप कक्षा 7 में पढ़ते हैं, तो एक चैनल होगा कक्षा 6 का अंग्रेजी का। अगर आप कक्षा 9 में हैं, तो एक चैनल होगा कक्षा 9 के लिए विज्ञान का। तो हर क्लास के लिए और हर विषय के ऊपर चैनलों का अब एक बहुत बड़ा रेनबो आपके सामने आ चुका है और आने वाला है। तो जिनको नहीं पता, वो एनसीईआरटी की वेबसाइट पर जाएँ, हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर जाएँ, उन चैनलों की जानकारी आपको मिल जाएगी। पीएम ई विद्या कार्यक्रम आप नोट कर लें, प्रधानमंत्री ई विद्या कार्यक्रम आप गूगल पे सर्च करें, आपको तमाम सारे चैनल्स की जानकारी मिलेगी। दीक्षा कार्यक्रम आप सर्च करें, आपको तमाम सारे चैनल की जानकारी मिलेगी। तो अब ऐसा नहीं है कि दूरदर्शन या आकाशवाणी कुछ नहीं कर रहा, वो भी कर रहे हैं। प्रसार भारती बहुत सारे कार्यक्रम बना रहा है, लेकिन ये एक बहुत अच्छा बड़ा इनिशिएटिव है जो हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने लिया है। इसमें जो हमारी यूट्यूब जनरेशन है, जो बच्चे स्कूल में टीचर्स के क्लास में शायद अटेंशन उनका घट रहा है, क्योंकि ये भी शिकायतें आ रही हैं कि टीचर्स स्कूल में मोबाइल देखते रहते हैं, व्हाट्सएप से चैट भी होती है स्कूल में। ये भी, और उसका मैं जो है प्रत्यक्ष में जो मुझे बताया गया, कुछ बच्चों से मेरी जब बात हुई, तो मैं यहाँ पर कोई किसी पर दोषारोपण नहीं करना चाहूँगा। एक ये जनरल फिनोमिना है, हम इस मोबाइल की गिरफ्त में आ चुके हैं। इससे हमको दूरी बनानी है। 24 घंटे में हमको अपना समय निर्धारित करना है। हम चाहे बच्चे हैं, छात्र हैं, स्कॉलर हैं, शोधार्थी हैं, विद्यार्थी हैं, अभिभावक हैं, टीचर हैं, पेरेंट्स हैं, अधिकारी हैं। अगर हम दुकानदार हैं, हम व्यवसायी हैं, शॉपकीपर हैं, तो हम 24 घंटे इसकी शरण में रहेंगे। लेकिन अगर हम अपने कर्म भूमि में बैठे हैं, जहाँ हमारा दफ्तर है, कार्यालय है, विद्यालय है, ऑफ़िस है, प्रयोगशाला है, वहाँ हम मोबाइल देखने का समय निर्धारित करें। आधा घंटा सुबह, आधा घंटा शाम, इतना समय मुझे लगता है बहुत है, जहाँ हम अपने व्हाट्सएप के रिप्लाई दे पाएँगे, हम अपने सोशल मीडिया में कुछ चीज़ों को देख पाएँगे या उस पर टिप्पणी कर पाएँगे। उससे अधिक समय हमको नहीं देना है। हम जब खाना खाते हों, तो हम मोबाइल से दूरी बनाए रखें, हम कुछ पढ़ रहे हैं, तो मोबाइल को दूर रखें, हम घर में कोई टीवी के समाचार देख रहे हैं या कोई सोशल गैदरिंग में बैठे हैं, अपने लिविंग रूम में बैठे हैं, तो हम ज़रा मोबाइल को दूर कर दें। ये बहुत आवश्यक है, और बहुत बड़े-बड़े जो हमारे उद्योगपति घराने हैं, उनको भी मैंने पढ़ा, उनके भी घर में जो बड़े-बुज़ुर्ग हैं, वो कहते हैं कि नहीं, खाने की टेबल पे मोबाइल नहीं जाएगा, मोबाइल अलग रखो और यहाँ बैठ के बात करो। तो मोबाइल ने बहुत नुकसान किया है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का, हमारे सोच का, हमारे चीज़ों का। तो मोबाइल से एक ऑप्टिमल हमें जो शब्द है, वो हमें समायोजित करना है, उसका ऑप्टिमम इस्तेमाल करना है, ना कम ना अधिक। वो हम करेंगे, तो हमें लगता है कि हम अपनी अ, समय को पूरा उसका सदुपयोग कर पाएँगे, और हमारा जो ब्रेन है, हमारा जो मस्तिष्क है, हमारा जो दिमाग है, जो मोबाइल से संचालित हो रहा है, वो मोबाइल से संचालित नहीं होना चाहिए। हमारी आत्मा से, हमारे खुद से वो संचालित हो, तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि वो फ़ेसबुक से या व्हाट्सएप से संचालित हो। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने कि अति किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा होती है। बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ हमारे इस ख़ास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय हमारे साथ साझा करने के लिए।
बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं आखिर में यही कहूँगा देश के बच्चों से विज्ञान में आगे आएँ और सारे विषयों को पढ़ें और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब आ गई है, जिसकी चर्चा यहाँ शायद रह गई, उसमें बहुत अच्छा ये काम किया गया है कि विषयों के बीच की दीवारें तोड़ दी गई हैं। पहले अगर आप सामाजिक विज्ञान के विद्यार्थी हैं और आपने 12वाँ सामाजिक विज्ञान से कर लिया है, तो आप विज्ञान में ग्रेजुएशन करने की कल्पना नहीं कर सकते थे। लेकिन इस एजुकेशन पॉलिसी में समय के साथ-साथ वो सारी दीवारें तोड़ दी गई हैं और तोड़ दी जाएँगी कि कोई भी कला का विद्यार्थी डॉक्टर भी बन सकता है आगे जाके और कोई विज्ञान का विद्यार्थी आगे जाके हिंदी का साहित्य या अंग्रेजी का साहित्य भी पढ़ सकता है। तो विषयों के बीच की दीवारें खत्म करना और उद्योगपरक शिक्षा, जो हमारे एजुकेशन है उसको व्यावहारिक बनाया जा रहा है, इंडस्ट्री से उसको जोड़ा जा रहा है, बच्चों में जो टेक्निकल स्किल है उसकी भी नॉलेज यहाँ पर बहुत आवश्यक है, वो भी दी जा रही है। तो आने वाले समय में मुझे लगता है कि हमारे शिक्षा का जो परिदृश्य है, वो चाहे विज्ञान हो या विज्ञान के अलावा हो, वो बहुत हद तक बदलेगा और उसका फ़ायदा हमारी जनरेशन को मिलेगा और ये भी कहीं न कहीं हमारे तकनीकी डेवलपमेंट के साथ हमारे देश के विकसित भारत की तस्वीर में एक बड़ा योगदान देने वाला है। 21वीं सदी भारत की सदी है और भारत हर क्षेत्र में अपना परचम लहराने के लिए तैयार है। बाधाएं हैं, लेकिन विकसित भारत की राह वैज्ञानिक नवाचार आसान कर रहे हैं। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। जल्द लौटेंगे एक नए मेहमान, एक नए विषय के साथ। नमस्कार।